Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we are going to discuss the electrochemical impedance spectroscopy, which is abbreviated as EIS. EIS is an electroanalytical method used for the evaluation of electron transfer properties of the modifier surfaces and an understanding of chemical transformation. Usually, EIS में जो हम एनालिसिस करते हैं तो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। तो इसमें हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रॉपर्टीज जो होती हैं, जैसे कि हम इसमें डिस्कस करेंगे। हमारे पास दो किस्म के सिस्टम यूज़ करते हैं यूजली। एक्चुअली ये हम डिस्कस कर रहे हैं सुपर कैपेसिटर से रिलेटेड और बैटरीज से रिलेटेड जो हैं उनसे। तो इसमें हम यूजली दो किस्म के सिस्टम यूज़ करते हैं। एक होता है 2 इलेक्ट्रोड सिस्टम और एक होता है 3 इलेक्ट्रोड सिस्टम। तो 2 इलेक्ट्रोड सिस्टम जो है उसमें एक हमारे पास काउंटर इलेक्ट्रोड्स होता है और दूसरा वर्किंग इलेक्ट्रोड्स होता है। जबकि हमारे पास 3 इलेक्ट्रोड सिस्टम के अंदर हमारे पास रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स भी होता है, काउंटर इलेक्ट्रोड भी होता है और वर्किंग इलेक्ट्रोड भी होता है। तो उनके अंदर जब हम उस पर पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो उनमें से जो उनमें इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है कि इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज जो हैं उनको भी हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर, और इसके अलावा और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो इसके अंदर हो रही थी उसको भी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो है EIS एनालिसिस प्रोवाइड मैकेनिस्टिक एंड किनेटिक इंफॉर्मेशन ऑन वाइड रेंज ऑफ मटेरियल्स सच एज बैटरीज, फ्यूल सेल, कोरोजन इनहिबिटर्स एंड एटसेट्रा। तो ये इसकी जो एप्लीकेशंस हैं जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें हम इसको बैटरीज के अंदर स्टडी किया जाता है, इसको फ्यूल सेल के अंदर स्टडी किया जाता है, ठीक हो गया। और कोरोजन इनहिबिटर कि हम कोरोजन को कैसे रोक सकते हैं, तो उनके अंदर भी इसकी एप्लीकेशंस हैं। इन थ्योरी इम्पीडेंस मेजरमेंट कैन बी यूज्ड टू explain an intrinsic property that influences the conductivity of nanoparticle solution interface. तो ये इम्पीडेंस जो है इसकी जो मेजरमेंट की जाती है वो किसी भी मटेरियल की जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज यानी जो किसी मटेरियल की यानी अंदर की प्रॉपर्टीज हैं, यानी उसमें कोई डोपिंग नहीं की गई, उसके अंदर टेम्परेचर की इंक्रीज करने से या किसी और वजह से उसमें जो मटेरियल की जो अंदर की प्रॉपर्टीज हैं उनमें जो चेंज आ रही हैं उनको हम स्टडी करते हैं। और इसमें हम कंडक्टिविटी जो है वो नैनो पार्टिकल्स जो है उनकी हम मेजरमेंट करते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस मेजर करेंगे, रेजिस्टेंस से फिर हम उसकी कंडक्टिविटी मेजरमेंट कर सकते हैं। The EIS concept assumes that the intricate electrochemical behavior of electrode undergoing electrochemical reaction is dependent upon several factors. तो इसमें वो यानी इसमें बताया जा रहा है कि जो EIS है उसका कंसेप्ट ये है कि इसमें जो इलेक्ट्रोकेमिकल बिहेवियर हो रहा है एक इलेक्ट्रोड का, जो मतलब हम जैसे हमने हमारा वर्किंग इलेक्ट्रोड है, ठीक है ना, तो उस वर्किंग इलेक्ट्रोड का क्या मैकेनिज्म है, उसमें कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है ना, तो उसको हमने डीपली स्टडी करना है। तो उसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे जो हमारा वर्किंग इलेक्ट्रोड है वो डिपेंड करता है और कौन कौन से फैक्टर उसको असरअंदाज कर सकते हैं वो बताए जा रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले सच एज ओमिक और अनकंपनसेटेड रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट बिटवीन द वर्किंग एंड द रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो इसमें जो ओमिक रेजिस्टेंस यूजली होती है वो जब इसमें EIS प्लॉट आता है तो ओमिक रेजिस्टेंस जो है ये इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के कंटैक्ट की वजह से होती है, ठीक हो गया। तो इसमें इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ये हम नेक्स्ट इसको देखेंगे। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है ये तो हो गया ओमिक रेजिस्टेंस, जिसको अनकंपनसेटेड रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। तो ये वर्किंग इलेक्ट्रोलाइट और वर्किंग और रेफरेंस इलेक्ट्रोड के दरमियान होती है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है डबल कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस, जो कि किस वजह से होती है, फ्रॉम द सरफेस बिल्ट अप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल absorbent and organic molecules। यानी जो इसमें डबल कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस जिसको DR बोलते हैं, ठीक है, डबल लेयर रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, डबल कैपेसिटेंस भी बोलते हैं, ठीक हो गया। तो ये किस वजह से होती है, ये तो उस वजह या तो इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल जो बन रहे होते हैं तो उनकी वजह से हो सकती है,
या जो आइंस इस पे मतलब जब उसकी ऑक्सीडेशन हो रही होती है या रिडक्शन हो रही है तो वो आइंस जो आगे एब्जॉर्ब होते हैं उन वजह से उनकी वजह से हो सकती है, या कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स अगर उसके अंदर आए तो उसकी वजह से हो सकती है। नेक्स्ट जो चार्ज ट्रांसफर रेजिस्टेंस, जिसको पोलराइजेशन रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, ये यूजली या तो एनोड साइड से होती है या कैथोड साइड से होती है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के दौरान। तो इसकी जो इफेक्ट्स हैं वो इसको वर्बर्ग रेजिस्टेंस भी बोलते हैं या वर्बर्ग फैक्टर भी बोलते हैं। तो ये किस वजह से होता है? एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑन द इलेक्ट्रोड सरफेस। तो ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मतलब जो हमारे पास जो हम रिएक्टेंट ले रहे होंगे और उस दौरान जो प्रोडक्ट बन रहे होंगे तो वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं इन इलेक्ट्रोड्स पर, ठीक है ना। तो उसकी वजह से ये रेजिस्टेंस आती है जिसको वारबर्ग रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो सो द ओवरऑल इलेक्ट्रोकेमिकल बिहेवियर ऑफ एन इलेक्ट्रोड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन इक्विवेलेंट सर्किट। तो इसमें हमारे पास जो इसका बिहेवियर आ रहा होता है कि कैसे हमारा जो मटेरियल है वो कैसे बिहेव कर रहा है। तो उसके लिए हम एक इक्विवेलेंस एग्जैक्ट सर्किट नहीं, एक इक्विवेलेंट सर्किट जो है वो फिट करते हैं जिसमें मुख्तलिफ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे रेजिस्टेंस हो गई, इंडक्टेंस हो गई और कैपेसिटेंस होगी, जैसे आगे फिगर में भी दिखाया गया। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास ये सबसे पहले जो है ओमिक रेजिस्टेंस आपको नजर आ रही है, ये वाली ये ओमिक रेजिस्टेंस है, ठीक हो गया। ये आर ओम जिसको ज़ाहिर किया गया ओमिक रेजिस्टेंस। तो ये ओमिक रेजिस्टेंस जो है ये यूजली ये इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के कंटेक्ट की वजह से होती है। उसके बाद सेकंड ये हमारे पास ये है आरपी जिसको या पोलराइजेशन रेजिस्टेंस कहा गया है। तो जब हम एक्सटर्नल फील्ड एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की वजह से जो रेजिस्टेंस पैदा होती है उन इलेक्ट्रोड्स पर, उसको क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ये वो वाला सर्किट में आ रही है। और ये है डबल लेयर कैपेसिटेंस, ये डबल लेयर कैपेसिटेंस जैसे कि पीछे आपको बता दिया गया है, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है कि EIS यूजेस EIS यूजेस अल्टरनेटिंग करंट इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट करंट। तो EIS जो कि ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट करंट पे डिपेंड नहीं करता बल्कि अल्टरनेटिंग करंट पे डिपेंड करता है। To induce the electrochemical reaction on a working electrode. The electrochemical experiment arrangement consists of AC impedance analyzer. तो ये जो हमारे पास जो EIS होता है उसका जो इंस्ट्रूमेंटेशन है वो किन किन चीज़ों पे मुश्तमिल होता है तो उसके बारे में बताया जा रहा है। जैसे उसमें एक तो AC impedance analyzer होता है, दूसरा इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो हम बनाते हैं, एंड द कंप्यूटर टू एक्वायर द डाटा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हमारे पास एक कंप्यूटर जिस पे हम इस डाटा को जो है वो इकट्ठा करते हैं। तो हमारे पास ये तीन चीज़ें होती हैं, इम्पीडेंस एनालाइजर, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और कंप्यूटर जो इस डाटा को मेजर कर रहा होता है। द फंडामेंटल अप्रोच ऑफ EIS इज द एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ स्मॉल एम्पलीट्यूड साइनुसॉइडल AC वोल्टेज एक्साइटेशन ऑफ सिस्टम, जिसमें हम AC साइनोसोडाइल AC वोल्टेज जो है वो अप्लाई करते हैं और इससे रिलेटेड जो है वो करंट की मेजरमेंट की जाती है विद द सिस्टम रिस्पांस टू द परटर्बेशंस। तो ये हमारे पास दो किस्म के प्लॉट हमें हासिल होते हैं, जो कि इसमें जो A वाला है वो नेक्वस्ट प्लॉट है, जबकि B वाला जो है ये बॉडी प्लॉट है। तो नेक्वस्ट प्लॉट में हमारे पास एक रियल इम्पीडेंस होती है जिसको हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं और दूसरा हमारे पास इमेजिनरी इम्पीडेंस होती है जिसको वाई एक्सिस पे लिया जाता है। ये लास्ट लेक्चर में डिस्कस हो चुका है। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, इस तरफ फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है। तो इसमें हमारे पास ये आर ओम आपको शो हो रहा होगा। तो आर ओम ये ओमिक रेजिस्टेंस है, ये हाई फ्रीक्वेंसी इंटरसेक्ट है इस सेमी सर्कल का जो रियल एक्सिस के साथ हो रहा होता है। तो ये ओमिक रेजिस्टेंस को बोलते हैं। जबकि इसमें जो पोलराइजेशन रेजिस्टेंस है वो इन दोनों का डिफरेंस होती है, यानी लो फ्रीक्वेंसी इंटरसेक्ट है सेमी सर्कल का और हाई फ्रीक्वेंसी
इंटरसेक्ट जो है, तो इनमें से इन दोनों को यानी ये जो लो वाला है इसको इसमें से इसमें से इसको जब सब्सट्रैक्ट करते हैं तो उससे हमारे पास जो आरपी आ जाती है, यानी आरपी आप देख सकते हैं आर ओम प्लस आरपी, इसमें से आर ओम निकाल लेंगे तो हमारे पास आरपी आ जाएगा। तो ये बॉडी प्लॉट जो है ये फ्रीक्वेंसी और इम्पीडेंस के दरमियान लिया जाता है। तो इससे हम एक्चुअली ये वाला ग्राफ एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो है उसके मेजरमेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि ये वाला ग्राफ जो है हमारे पास ये सर्कल फिटिंग के लिए भी यही ग्राफ इस्तेमाल होता है, ये नेटवर्क प्लॉट, ये इसको कोल प्लॉट भी बोलते हैं। और जो इसमें मतलब जो ज़्यादा यूजफुल है वो नेटवर्क प्लॉट है, जबकि बॉडी प्लॉट को इतना यूज नहीं किया जाता। ओके, फ्रॉम इक्वल मेजर इन टर्म ऑफ एम्पलीट्यूड एंड फेज। अच्छा, इसमें आप जैसा कि आपको बताया गया कि इसमें हम दो चीज़ें फाइंड करते हैं, इसमें एम्पलीट्यूड भी आ रहा होता है और फेज भी आ रहा है, क्योंकि इसमें क्योंकि ये ऐसे सिग्नल्स हैं, ये अपना वो चेंज करते रहते हैं, तो इस वजह से हमारे पास दोनों चीज़ें आ रही हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सिग्नल इज वेरीड, जिसमें एसी सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी वो चेंज होती है, एंड ओवरऑल इम्पीडेंस ऑफ द सेल रिकॉर्डेड एज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ एज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इसमें हमारे पास हम जो सेल की इम्पीडेंस मेजर करते हैं वो फ्रीक्वेंसी की बुनियाद पर मेजरमेंट कर रहे होते हैं। तो इसमें हमारे पास दो वैल्यूज आती हैं, वो आगे बता रहे थे। इम्पीडेंस इज रिप्रेजेंटेड एज अ कम्प्लेक्स क्वांटिटी Z comprises of real part of impedance, जबकि दूसरा हमारे पास जिसको ZIM कहते हैं, और दूसरा जो इमेजिनरी पार्ट है ZIM उसको माइनस ओमेगा C से भी तय किया जाता है। द रिजल्ट इज प्रेजेंटेड ग्राफिकली यूजिंग टू टाइप्स ऑफ प्लॉट। तो हमारे पास दो किस्म के प्लॉट जैसे कि ऊपर आपको बता दिया गया है। अ प्लॉट ऑफ इमेजिनरी वर्सेस रियल इम्पीडेंस एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, द नेक्स्ट प्लॉट कहा जाता है। ये कम्प्लेक्स प्लेन प्लॉट भी इसको कहते हैं, इसको कोर्स प्लॉट भी बोलते हैं। और दूसरा जो है एन एब्सोल्यूट इम्पीडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी द बॉडी प्लॉट, वो दूसरा हमारे पास आता है। द मोर, अच्छा इसमें एक और चीज इंफॉर्मेशन दी गई है, द मोर डिप्रेस द सेमी सर्कल इन द नेक्स्ट प्लॉट, यानी जितना उसमें जो सेमी सर्कल, यूजुअली नेक्स्ट प्लॉट में सेमी सर्कल हमें हासिल होते हैं, तो ये सेमी सर्कल जितना डिप्रेस्ड होगा द लोअर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रेजिस्टेंस बिहेवियर ऑफ एनालाइट, तो उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो रेजिस्टेंस होगी वो कम होगी। और जितना वो जो सेमी सर्कल है वो ज़्यादा होगा, ज़्यादा बड़ा होगा, ज़्यादा डिप्रेस नहीं होगा, ज़्यादा यानी मतलब बड़ा होगा, तो उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रेजिस्टेंस जो है वो उतनी ज़्यादा होगी। यानी जितना लेस डिप्रेस सेमी सर्कल होगा तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होगी, और ज़्यादा डिप्रेस सेमी सर्कल होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रेजिस्टेंस जो होगी वो कम होगी। The body plot shows the same data for the as the Nyquist, but illustrates more clearly the dependence of impedance on the frequency। यानी वही बात कि जो बॉडी प्लॉट है वो एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी के बारे में बताता है, इसके अलावा वो यानी इम्पीडेंस और एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी के बारे में बताता है। Impedance spectroscopy is extremely useful for study related to corrosion। ये जो impedance spectroscopy है इसकी जो applications हैं वो corrosion से related, अगर corrosion को study करना है उसके लिए सेमी कंडक्टिंग इलेक्ट्रोड जो है उनकी स्टडी के लिए, कोटिंग के लिए, बैटरीज के लिए, फ्यूल सेल के लिए, और इलेक्ट्रोकेमिकल किनेटिक्स एंड देयर मैकेनिज्म, बायोमेडिकल और बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए, और सॉलिड स्टेट सिस्टम के लिए है। ठीक है, तो ये है इम्पीडेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी को जो हम यूज़ करते हैं। तो ये वो एप्लीकेशंस हैं या वो एरियाज़ हैं जिनके अंदर इम्पीडेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा जो था ये EAS से रिलेटेड टॉपिक था, ये आपको शेयर भी कर दिया जाएगा। तो ये वाला हमारे कि हम कैसे EAS को यूज़ करते हैं और कौन कौन से प्लॉट हमें हासिल होते हैं, और उसमें कैसे हम सर्किट फिटिंग करते हैं और क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें हासिल होती है।